नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर आज हम लोग सबसे ज्यादा जिस टॉपिक का वेट हो रहा है उस एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, वेट करिए। कोई एकदम से आ गया था, ऐसे ऐसे दरवाजे पीट रहा था, तो मुझे एकदम से जाना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा और सबसे ज्यादा शानदार और जानदार समझे जाने वाले टॉपिक संधि को हम लोग डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे बच्चे पूरी हिंदी में कहीं नहीं डरते। डरते हैं तो व्याकरण में संधि से डरते हैं और हिंदी साहित्य से डरते हैं, और दोनों का ही डर छूमंतर हो जाता है जब ढंग से चीजों को पढ़ा जाता है। तो आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून गाइज या गुड इवनिंग गाइज, जो भी आप कहना चाहें वह आप कह सकते हैं। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज बताना शुरू करूंगा, सिखाना शुरू करूंगा, और आपको गंभीरता से बैठ करके शुरू के 20-25 मिनट आराम से सुनना है। जब मैं कहूंगा कि हाँ भाई बताओ सब ठीक है, तब आपको जवाब देना है, नहीं तो कमेंट्स बिल्कुल स्टॉप हो जाने चाहिए। एक भी कमेंट नहीं चलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप कमेंट लिखोगे तो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। जी, आइए सभी लोग, स्वागत सभी का, वंदन, अभिनंदन। बहुत शानदार। तो हमारा टॉपिक कौन सा है? देखो, इस टॉपिक को पढ़ने पढ़ाने के तरीके सभी टीचर्स के अपने अपने अलग होते हैं। मेरा जो अप्रोच है इस टॉपिक को पढ़ाने का, वो इतना ज्यादा सिंपल है कि हम बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। कोई भी ट्रिक नहीं, कोई भी फंडा नहीं, बस क्लियर कॉन्सेप्ट। तो हमारा टॉपिक हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संधि। क्या नाम है? जिसका नाम है संधि। संधि नाम से हमारा टॉपिक यहां पर शुरू होगा, और वो हमको यहां पर जानना पड़ेगा। ठीक है? क्या आप लोग तैयार हो? और अगर आप तैयार हो तो थम्स अप करके और बस कमेंट्स बंद कर देना अगर हम शुरू कर सकते हैं तो। रेडी हो? अपने पेन कॉपी वगैरह जो भी आपको तैयार रखने हैं, आप रख सकते हो। बस गंभीरता से मेरी बात आपको सुननी है। और देखो, हजारों बच्चे एकदम से क्लास में हैं, तो आप ये उम्मीद मत रखा करो बहुत ज्यादा कि भाई जब मैं पढ़ाता भी रहूंगा तो पीछे से मुझे कमेंट्स दिखते रहेंगे। ऐसा नहीं है। यहां पर हम बस पढ़ने में चीजें हैं, और उसको देख, मेरा गला से कुछ बैठ गया है तो वो नहीं। चलिए ठीक है, आपके थम्स अप आ गए हैं। अब देखो, जब भी हम किसी टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों, जब भी हमारे द्वारा कोई टॉपिक शुरू किया जाता है, तो उस टॉपिक को शुरू करने के बाद या उसके साथ हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उस टॉपिक का जो नाम है उसका शाब्दिक अर्थ जानना। उसका शाब्दिक अर्थ क्या? उसका शाब्दिक अर्थ जानना। उसका शाब्दिक अर्थ जानना, क्योंकि संधि यदि एक शब्द है तो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये बात आपको समझनी है, ये बात आपको जाननी है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? शब्द संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। देखो, जो संधि शब्द है, आपने एक चीज सुनी होगी, आपने एक शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द सुना होगा सांझ। क्या सुना होगा? सांझ शब्द सुना होगा, सांझ। तो सांझ शब्द जो है वह एक तद्भव शब्द है। ठीक है? मतलब कि इसका तत्सम शब्द कुछ और था, रूप बदल करके सांझ हुआ। तो सांझ जो हुआ है ये संध्या से बना है। किससे बना है? ये संध्या से बना है। और संध्या शब्द के बीच में भी आधार है संधि। संधि का मतलब है मेल होना। तो जब हम यहां से संधि से संध्या शब्द बनाएंगे, तो संध्या में क्या होता है? संध्या में क्या होता है? संध्या में दिन और रात का क्या होता है? मेल ही तो होता है।
माफी चाहता हूं दोस्तों, मौसम ही कुछ ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दिन और रात का मेल होता है। यहां पर क्या होता है, जो संध्या होती है इसमें दिन और रात का मेल होता है, देखो। और इसी को क्या कह देते हैं, संध्या को सांझ कह देते हैं, तो दोनों एक ही बात है। जब शाम का टाइम हो रहा होता है, वैसे तो संध्या चार होती हैं, चार प्रकार की, हाँ, संध्या देखने के लिए मिलती है। पहली संध्या कब होती है, पहली संध्या होती है सुबह, जब रात और दिन मिलते हैं। उसके बाद दोपहर की संध्या होती है, दोपहर में जब पूर्वाह्न और मध्याह्न बीच में मिल रहे होते हैं, है ना, दोपहर 12 बजे। एक संध्या शाम को, जिसके लिए विशेषकर सांझ बोला जाता है, संध्या से ही सांझ शब्द बना है, जिसमें दिन और रात मिलते हैं, दिन ढलता चला जाता है, रात आती चली जाती है। एक ऐसा संधि काल जहां पर कंप्लीट अलग ही चेंज हो जाता है, न दिन रहता है न रात रहती है। विशेषकर न तो सूर्य उपस्थित होता है उस समय, और ना ही आकाश में तारे दिखाई देते हैं। वो छोटा सा टाइम पीरियड संध्या कहलाता है, जब दिन और रात मिलते हैं। तो संध्या, संधि, सांझ, ये सब एक ही चीज को दर्शाते हैं। किस चीज को, मेल को ये दर्शाते हैं, मेल को। चलो, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल होना, मिल जाना। ये बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। तो आपको यहां पर एक बात समझनी है कि मेल होगा तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में यहां पर आना चाहिए कि भाई किसका मेल है ना, भाई किसका मेल, भाई कि कौन मिलेगा ना। तो दिल दिल से दिल मिलेगा, मिले दिल मेरा तुम्हारा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपका मेरा दिल तो मिला हुआ है, पर वैसे गाना नहीं गाया जा सकता, विशेषकर इस संदर्भ में जब मेल कहा जा रहा है, तो यहां पर सुर भी नहीं मिलाए जा सकते। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर भी नहीं मिलेगा, यहां पर दिल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हिंदी में इस चीज को देख रहे हैं। तो हिंदी में मेल होगा तो किनका होगा, मेल होगा तो वर्णों का होगा। किनका होगा बाबू, बहुत ध्यान से, कोई कमेंट न मत करना, गंभीरता से समझते चले जाओ, दिमाग में गढ़ती चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो वर्णों का मेल होगा, किनका होगा बाबू, वर्णों का आपका मेल हो जाएगा, वर्णों का मेल हो जाएगा। तो वर्ण आपस में मिलेंगे, ये आपकी पूरी पूरी बात है। अब यहां पर हम एक काम करते हैं, शाब्दिक अर्थ हमने समझ लिया है। अब आइए थोड़ी सी ना इसकी परिभाषा पर गौर करते हैं। इसकी परिभाषा पर हम लोग गौर करते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी। तो परिभाषा को गंभीरता से आपको समझना है। क्या लिखी जाती है संधि की परिभाषा। संधि का शाब्दिक अर्थ तो मेल है, परंतु इतना कहने से हमारा काम नहीं चलने वाला है। हमारा काम क्या चलेगा, जब हम प्रॉपर इसके बारे में बात करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे दो निकटवर्ती वर्ण। शब्दों पर गौर करिएगा, दो निकटवर्ती वर्णों के, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, है ना, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार, विकार का मतलब चेंज, विकार का मतलब परिवर्तन, विकार का मतलब चेंज, या विकार का मतलब परिवर्तन होता है। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वही संधि, संधि कहलाता है। बस वही लिखने की जरूरत नहीं, संधि कहलाता है। क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। अब गौर से मेरी बात सुनिएगा, अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। यहां पर ये जो लिख दिया गया है ये आम बात नहीं है, ठीक है, ये आम बात नहीं है। यहां पर आप गौर करो, क्या लिखा गया है, दो हैं, क्या, वर्ण, दो वर्ण हैं, और वर्ण भी कैसे, निकटवर्ती वर्ण। निकटवर्ती वर्णों का मतलब है पास पास के, बिल्कुल आस पास के। निकटवर्ती मतलब पास पास के वर्ण। तो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होगा, और जब वो आपस में मिलेंगे तो उनके मिलने से एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, एक विकार, एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। यहां पर यह बात बोली जा रही है परिभाषा में, क्या, कि दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो चेंज आता है, वो चेंज ही, वो विकार ही, वो परिवर्तन ही संधि कहलाता है। जैसे आपको यहां पर एक बात समझनी है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं,
कोई बात नहीं, बिल्कुल एक दो कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट भी बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल कंप्लीट ध्यान यहां पर दो, एक एक चीज दिमाग में छपने वाली है। मैंने बोला था 20-25 मिनट कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। संधि का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैं एक शब्द लेता हूं हिम, और बाबू मैं एक शब्द लेता हूं आलय। अब मुझे किसी ने कहा कि इसमें संधि करो, इसमें परिवर्तन करो, है ना, या इसको एक साथ जोड़ो। हम मान रहे हैं कि इनमें संधि करनी है, तो संधि होगी कैसे, वो प्रोसेस में समझाने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। वो प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। यहां पर लिखा हुआ है हिम और आलय, एक शब्द है हिम, एक शब्द है आलय। और कोई भी शब्द किससे मिलकर बना होता है? वर्णों से मिलकर बना होता है। वर्ण जो होते हैं, आपको पता है वर्ण के कितने प्रकार हैं, मैं वर्णमाला पढ़ा के आया हूं। वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण, स्वर और व्यंजन, दो भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन होते हैं। तो कोई भी शब्द स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बना होता है, यह बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यस, बिल्कुल सही बात है। तो अब हमको सबसे पहले क्या काम करना है, इस पॉइंट को समझने के लिए, निकटवर्ती वर्णों वाले पॉइंट को समझने के लिए एक काम करते हैं। हर बार ये नहीं करना पड़ेगा, बट एक बार हम क्या काम करते हैं, खोलते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद में क्या किया जाता है, हर एक वर्ण को अलग अलग करके लिख दिया जाता है, यानी स्वर अलग, व्यंजन अलग। जैसे आप यहां पर देखो, इस ही को देखो, इस ही में क्या है, इस ही में ह का शुद्ध रूप है और छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। चलो, उसके बाद इस म को देखो, इस म में क्या है, इस म में म का शुद्ध रूप है और अ छुपा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, ह अ ई म अ। उसके बाद अगर हम इस आलय को लिखेंगे तो आ तो जू का तू ही है, स्वर है हमारा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर इस ल को हम यहां पर लेंगे, अगर इस ल को हम यहां लेंगे तो ल का शुद्ध रूप, यहां पर शुद्ध रूप मतलब हलंत वाला, और इसके साथ में अ लगा हुआ है, ये हमने देख लिया यहां पर, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया। और उसके बाद इस य को देख लेंगे तो य का शुद्ध रूप और हमारा अ यहां पर है। तो हिम को हमने यहां पर देखो ध्यान से, हिम को हमने यहां तक खोल दिया और आलय को हमने यहां तक खोल दिया। तो एक एक वर्ण को हमने अलग अलग लिख दिया है। तो जब भी किसी शब्द को हमको जब भी किसी शब्द की संधि हमको करनी होती है प्यारे बच्चे, तो वहां पर हमको क्या करना होगा, मेल करवाना पड़ेगा, वर्णों का मेल करवाना पड़ेगा। तो पूरे के पूरे शब्द वर्णों से मिलकर बने होते हैं, स्वरों और व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो एक बात सोचने वाली है कि मेल कौन से वर्णों का होगा, क्या इस ह का और इस अ का होगा, क्या इस ई का, क्या इस अ का मेल होगा, क्या इस म का, क्या इस य का मेल होगा, या इस अ का या इस अ का मेल होगा, या इस आ का इस ई का मेल होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन शब्दों के बीच में आपको संधि करनी है उनके निकटवर्ती वर्ण, यानी कि इन दोनों के सबसे नजदीकी वर्ण, यानी कि पहले शब्द का सबसे आखिरी वाला वर्ण और दूसरे शब्द का सबसे पहले वाला वर्ण, इन दोनों वर्णों की आपस में क्या होगी, संधि होगी। आपस में इन दोनों वर्णों का मेल होगा। ये इस अकेले शब्द का मतलब है और ये अर्थ आपको पकड़ना चाहिए, ठीक है। आपको लग सकता है कि सर ये बात तो हमको पता है, बट कोई बात नहीं, मूल बात आप ध्यान से देखें और समझें। तो दो निकटवर्ती वर्ण, तो निकटवर्ती वर्ण मतलब आपका अंतिम शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और आपका दूसरे शब्द का पहला वर्ण निकटवर्ती होता है, इनके बीच में मेल होगा। जैसे आपको दीर्घ संधि के बारे में अगर थोड़ी सी भी जानकारी हो तो आपको पता होना चाहिए, ए आ के बाद ए आ किसी भी तरह आ जाए तो दीर्घ स्वर ही हो जाता है। तो ए के बाद आ रहा है तो यहां पर ये आ बना। अब देखो, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब पूरी की पूरी परिभाषा हमारी स्पष्ट हो चुकी है, ध्यान से मेरी बात सुनना। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, तो निकटवर्ती वर्ण है यहां पर ए और आ,
इनका आपस में मेल हुआ, मेल से जो विकार, अब इन दोनों के मिलने से विकार क्या हुआ, चेंज क्या हुए कि दोनों मिलकर के आ बन गए, ये चेंज आया, ये तो जो चेंज आया है वही संधि है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहा जाता है। इसको कहेंगे आप संधि, के मेल से जो विकार आया वही संधि आपका कहलाएगा। ये रही पूरी की पूरी परिभाषा। और अगर आपको यहां पर अब चीजें लिखनी है कि सर अब कैसे लिखेंगे, तो सीधे सीधे बात है, इतना खोलकर तो इसलिए मैंने लिखा जिससे आपको पता लग जाएगा, परंतु आप इसको दोबारा लेकर के अगर आना चाहोगे तो स्पष्ट रूप से देखो, ये ह और ई में तो कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो ये तो जू का तू आ जाएगा। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, अब ध्यान से समझने वाली बात है, इस म में से अ निकला है, ठीक है, और सामने वाले आ से वो मिल गया है और आ बन गया है, यानी कि ये वाला म आपका आधा रह गया, आधा रह गया। अब सामने हमारा आ बन गया क्योंकि इसमें से अ निकला, आ निकला, तो आ बन गया, तो ये म इस आ के साथ में मिल जाएगा, तो ये मां बन जाएगा, मां। और यहां पर क्या बचा हुआ है, ये ल बचा और ये य बचा, तो ये आपका आ जाएगा हिमालय। क्या बन जाएगा, हिमालय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है, हिमालय शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये होती है संधि, ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। बताओ आपको समझ में आ गया कि संधि वास्तविकता में क्या होती है, बताओ, क्लियर है? अब थम्स अप करो मुझे यहां पर। आज का तो पूरा डे फाउंडेशन डे है और पूरा मैं संधि को खोल के आपके सामने रख दूंगा, एक एक चीज, जिससे कोई डाउट, कोई दिक्कत, समस्या न रह जाए। और एक बार आप मेरे साथ संधि पढ़ लो, जीवन में अगर आपको कभी संधि में दिक्कत आ जाए तो मुझे बता देना। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखी है उनको पता होगा। हाँ हाँ सर, टू द पॉइंट पढ़ाओ, तो मैं माफी चाहता हूं, कोई कह रहा है टू द पॉइंट, तो वो मेरे को तरीका सही नहीं लगता जिसको आप टू द पॉइंट कहते हो, ठीक है, इसीलिए फिर बाद में देखिए सर ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे को ये शब्द सुनना ही पसंद नहीं है। आपको नहीं पढ़ना है तो आप, एक बच्चा कह रहा है तो आप मत देखिए, अगर आपको नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता ना तरीका क्या है, टू द पॉइंट क्या चीज होती है भाई, सिखाना पड़ता है। ये शब्द निर्माण है संधि, ठीक है, ये शब्द निर्माण है संधि। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो अगला जो क्वेश्चन आता है, ये संधि की परिभाषा इत्यादि हमने जान ली। अब अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है वो कौन सा आता है, वो आता है संधि के भेद। क्या आता है बाबू, वो आता है संधि के भेद। संधि के भेद मोस्ट इंपोर्टेंट है, संधि के भेद वो आपसे पूछता है। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग आपको लगाना है संधि के भेद में। तो हम सीधे सीधे तो कोई बात करते ही नहीं है, जैसे बच्चा कह रहा है टू द पॉइंट, वो हैबिट है ही नहीं पढ़ाने की, उस तरह से प्रैक्टिकल वे में पढ़ाने की तरीका है। संधि के भेद को आपको देखो, संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है ना, दो वर्णों का मेल होता है। तो जब दो वर्णों का मेल होगा, और वर्ण कैसे हैं, वर्ण एक स्वर है एक व्यंजन है, तो कितनी कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं वर्णों के आपस में मिलने की या साथ आने की। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि भाई, पहली कंडीशन तो क्या है, पहली कंडीशन है कि भाई हो सकता है स्वर के साथ स्वर आ जाए, निकटवर्ती वर्णों की ही बात हो रही है, हो सकता है स्वर के साथ स्वर आ जाए, बिल्कुल, वर्ण ऐसे साथ में आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो सकता है भाई, एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि स्वर के साथ में व्यंजन आ जाए। आप बोलोगे हाँ जी ऐसा भी हो सकता है, भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले व्यंजन आ जाए और उसके बाद स्वर आ जाए। मैं प्रूव करूंगा एक एक चीज आपको, जब पूरा पूरा चैप्टर में हम करते रहेंगे। आप समझते रहिए, संधि अगर आपको समझ में नहीं आई तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये तो स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर। और एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है ना बाबू कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए। आप कहोगे हाँ जी, निकटवर्ती वर्णों के रूप में ये भी कंडीशन बन सकती है। अच्छा, एक कंडीशन और बन सकती है, एक होता है विसर्ग। हम लोग पढ़ के आए थे विसर्ग, जो आपके अयोग वाह में ये बाद वाला होता है, अह, ये जो ऐसे दो बिंदी लगाई जाती है, यही होता है विसर्ग। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि विसर्ग के साथ में कोई स्वर आ जाए।
हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि विसर्ग के साथ में व्यंजन भी आ जाए। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर इतनी सारी कंडीशंस हमारे सामने आई, तो इसी आधार पर आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे लिखना है कि भाई साहब संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद आपके होते हैं। संधि के 1 मिनट, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं संधि के। इंपॉर्टेंट है, खूब आता है पेपर में। पहला कौन सा है? जहां स्वर के बाद स्वर आए वहां पर स्वर संधि होती है। कौन सी होती है? स्वर ही आगे पीछे रहे, स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि है। अगर यह कंडीशन हो कि स्वर के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। दूसरे नंबर पर कौन सी आ जाएगी? दूसरे नंबर पर आपकी आ जाएगी व्यंजन संधि। और जहां पर ऐसा हो रहा है लाडले प्यारे कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन आ रहा है, वहां पर विसर्ग संधि कही जाती है। ये जो विसर्ग संधि विशेषकर आई है, ये कहां से आई है? ये संधि आपकी आई है संस्कृत से विशेषकर। तो ये 3 भेद हैं, स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन के बाद व्यंजन, और वहां पर विसर्ग के साथ स्वर और विसर्ग के साथ व्यंजन। ये 3 कंडीशन आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो 3 ही टाइप आपके यहां पर हो जाते हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब देखो, आपसे फर्दर भी चीजें पूछी जाती हैं कि जो स्वर संधि है इसके कितने भेद हैं? तो आपको बोलना पड़ेगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, परंतु मैं आपको इनको ऐसे नहीं बताऊंगा। स्वर संधि के 5 भेद, आइए मैं आपको एक यात्रा पर लेकर चलता हूं जहां पर स्वरों की आपस में लड़ाई हो रही है। स्वर आपस में लड़ रहे हैं आगे पीछे आने के लिए, है ना? स्वर आपस में लड़ रहे हैं कि मैं आगे आऊंगा, मैं पीछे आऊंगा, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हमारी बदनामी हो गई, हम किसी से कम हैं क्या। ऐसी एक लड़ाई के मैदान में आपको मैं लेकर के चलता हूं, और उसके बाद आकर के हम यहां पर पांचों के पांचों भेदों का नाम लिखेंगे। परंतु उस लड़ाई में आपको मजा बहुत आने वाला है। तो चलते हैं उस शानदार सी लड़ाई पर। क्या आप तैयार हो उस लड़ाई पर जाने के लिए? बताओ एक बार। हाँ, क्या आप उस लड़ाई पर जाने के लिए तैयार हो? एक बार थम्स अप करो मुझे। ये लड़ाई आप देख लो, उसके बाद फिर हम भी युद्ध के मैदान में उतरेंगे। पर इस लड़ाई को देख करके आपको अनुभव बहुत प्राप्त हो जाएगा। बताओ दोस्तों। हाँ, बता करके और फिर शांत हो जाना, लड़ाई का मजा लेना आप। वॉइस में क्या दिक्कत हो रही है दोस्तों? चलो, लड़ाई देखने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे बच्चे कहते हैं लड़ाई, लड़ाई देखने के लिए तैयार हो जाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, जो स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। बिल्कुल दिमाग में अगर पहले से कुछ भी रख रखा है या कोई भी थॉट आ रहा है, उसको हटा दो और मेरी बात सुनो। इनकी लड़ाइयां देखते हैं। सबसे पहले, जब कहीं पर कुछ रहता है तो वहां पर किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं होती है। और विशेषकर आपने देखा होगा, समान जाति बिरादरी वाले जो होते हैं, एक जाति बिरादरी वाले जो लोग होते हैं, वो एक साथ रहते हैं। जाति बिरादरी का मतलब यहां पर समाज में उस जाति बिरादरी की मैं विशेषकर बात नहीं कर रहा हूं जिसके ऊपर नेता वोट मांगते हैं और समाज में वैमनस्य। मास्टर भी, अध्यापक भी एक जाति है, ठीक है। वकील भी एक जाति है। पशुओं के नाम भी जाति है। फलों में भी जातियां हैं। जाति, जाति मतलब एक जैसे लोगों का जो
एक जैसे लोगों को संबोधित करने वाला जो शब्द है, या एक जैसे वस्तुओं को संबोधित करने वाला शब्द है। तो ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कंडीशन हुई कि समान जाति बिरादरी वाले जो स्वर हैं वो आपस में एक साथ आए, वो आपस में एक साथ बैठे। ठीक है, ए और आ है ना, ए और आ जो है आपका, ए और आ जो है वो किसी भी तरह से ए और आ के साथ में आ जाए, यानी सवर्ण स्वर। इनको क्या कहते हैं, इनको सवर्ण स्वर कहते हैं। सवर्ण का मतलब क्या होता है, सवर्ण का मतलब है एक ही प्रकार की जाति बिरादरी वाले। तो ए और आ जो हैं ये एक ही प्रकार की जाति बिरादरी वाले हैं, दिख भी रहे हैं। देखो, एक जो एक ही प्रकार की जाति बिरादरी वाले होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ए और आ एक जैसे दिख रहे हैं, ई और ई एक जैसे दिख रहे हैं, ऊ और ऊ एक जैसे दिखाई आपको दे रहे हैं। ठीक है, और इनका जो निर्माण है वो भी आपस में ही हो रहा है। ठीक है, वो भी आपस में ही हो रहा है। तो अगर क्या हो रहा है, समान जाति बिरादरी वाले स्वर आपस में ही आगे पीछे आ जाएं तो वहां पर फ्यूजन होता है। जैसे ए आ किसी भी तरह से ए आ के साथ में आ जाए, ई किसी भी तरह से ई के साथ में आ जाए, और ऊ किसी भी तरह से ऊ या ऊ के साथ में आ जाए। यहां पर चार चार कंडीशन बन सकती हैं, उनको हम आगे देखेंगे। तो सवर्ण स्वर यदि एक साथ आते हैं, एक ही जाति बिरादरी वाले स्वर आते हैं, तो अकह सवर्ण दीर्घ ए आ किसी भी तरह से साथ में आएंगे तो वो आ ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर ई या ई किसी भी तरह से साथ में आएंगे तो वो बड़ी ई ही हो जाएंगे, और अगर ऊ या ऊ किसी भी तरह से साथ में आएंगे तो वो बड़ा ऊ ही हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बात आई, यहां पर बात आई अकह सवर्णे दीर्घ। आपको पता होगा दीर्घ संधि का ये आपका सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ, यानी सवर्ण स्वर आपस में आकर के दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आपको पता है कि जैसे ये ए है, ई है, ऊ है, ये लघु स्वर हैं, और ये आपका आ ई ऊ ये दीर्घ स्वर हैं। तो लघु और गुरु किसी भी तरह से एक साथ में आएंगे तो वो दीर्घ ही हो जाएंगे। अभी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से मुआयना करवा रहा हूं। ठीक है, कि भाई किस तरह से चीजें होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। और आपको एक शब्द भी परिभाषा के तौर पर संधि में नहीं लिखना पड़ेगा, एक भी नियम नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप खेल खेल में चीजों को समझ जाओगे। जब सवर्ण स्वर किसी भी तरह से साथ में आते हैं और मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं तो उस संधि का नाम क्या होता है, उस संधि का नाम दीर्घ संधि होता है। उस संधि का नाम दीर्घ संधि होता है। बस यहीं से राड़ शुरू हो गई। यही तो सबसे बड़ी राड़ है, हर जगह ये राड़ है कि भाई एक जाति बिरादरी वाले जो हैं, एक जाति बिरादरी वाले हैं, ये आपस में ही बातचीत करते हैं, ये हमसे बातचीत नहीं करते। हर जगह यही समस्या है। तो ये हमसे बातचीत नहीं करते, वही समस्या फिर यहां भी है, क्योंकि सबसे बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि स्पेसिफिक व्यक्ति से ही बात करता है तो वह व्यक्ति अपराधी है, वह समाज में रहने का हकदार नहीं है। जो सबसे बातचीत करता है, सबसे मेलजोल रखता है, वही सही है। तो इनको यहां पर ई को है ना, ऊ को और री को बहुत खतरनाक दिक्कत हो गई कि भाई ए ने, ए आ ने, ई ने, ऊ ने भाई अपने जैसे ही लोगों के साथ बात करी या अपने ही साथ ही बात करी, ये किसी से मतलब ही नहीं रखते। तो इन्होंने कहा भाई हमसे भी बात करनी पड़ेगी। उसने कहा, ए आ ने कहा कि चलो भाई अगर तुमको बात करनी है तो हम तुमसे बात कर लेते हैं। तो यहां पर क्या बात आई कि यदि ए या आ के बाद है ना ई या ई आ जाए, अब इनका मेल होगा। ठीक है, ए या आ के बाद ई या ई आ जाए, या क्या हो, ए या आ के बाद आपका ऊ या ऊ आ जाए, ये वाला पॉइंट। और अगर ए या आ के बाद, ध्यान से सुनते रहिएगा, आपका री आ जाए, ये वाला री आ जाए, तो भाई साहब सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है, ए आ के बाद ई और ई आता है तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। ऊ आता है ए आ के बाद तो दोनों मिलकर के ओ हो जाएंगे, और ए आ के बाद री आता है तो दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे। तो अगर कहीं पर ऐसा हो, ए आ के बाद ई आए,
ऊ आए और री आए तो उनका निर्माण कैसे हो जाता है, ए ओ अर हो जाता है। और अगर ये इस तरह की स्थितियां कहीं पर देखने को मिली तो आपको बता देना है कि वहां पर गुण संधि है। कौन सी है, वहां पर गुण संधि है। ठीक है, बस इतनी सी बात और थी। अब लड़ाई झगड़ा, और पहले तो ई ऊ री ने लड़ाई झगड़ा किया कि आपस में ही बात कर रहे हैं, एक ही जाति बिरादरी वाले आपस में ही मतलब रख रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा हमसे भी मतलब रखो, हमसे बात करो, नहीं तो लड़ाई झगड़ा तगड़ा होगा। अब जब ए आ ने ई के साथ भी बात कर ली, ऊ के साथ भी बात कर ली, री के साथ भी बात कर ली, तो चिरमेरी यहां न लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ए और आई भी ऐसे निकल के आए, अपनी के तारीफ करूं, ऊपर वाले से मैं डरूं, मेरे बिना तेरा काम को नहीं चले, अगर तेने मेरे साथ बात नहीं करी तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये ए और आ जो हैं, ये बेचारे बहुत सरल सीधे आदमी हैं। इन्होंने कहा नहीं नहीं महाराज, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ भी बात करेंगे। तो ए या आ अब बात कर रहे हैं किसके साथ में, ए या आई के साथ में, यानी कि ए आ के साथ ए या आई आ जाए, और या ए आ के साथ क्या आ जाए, आपका ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए। तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी, पहली वाली में ये आई हो जाएगा और यहां वाली कंडीशन में ये औ हो जाएगा। ए आ के बाद ए आई आने से वो आई हो जाता है, और ओ और औ आने से वो औ हो जाता है। ये वाली कंडीशन अगर आपको कहीं भी देखने को मिले तो सीधे बता देना उसका नाम वृद्धि संधि है। बस अब तो भाई जब एक बार लड़ाई लग जाती है ना, फिर लड़ाई भड़कती रहती है। पहले तो सिर्फ इतनी बात थी, पहले तो सिर्फ इतनी बात थी कि भाई ए आ हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, ई की दिक्कत थी, ऊ की दिक्कत थी, री की दिक्कत थी, इन्हें देखकर ए आई ओ औ की भी दिक्कत थी। अब बात आ गई बड़े बढ़ने वाली। इतने में ए आ ने ए आई से ओ औ से बात करी, ई का ऊ का और री का फिर दिमाग खराब हो गया कि भाई साहब ये पहले आ रहा है ए आ, मतलब कि ये बड़ा है, इज्जत ज्यादा मिल रही है, लोग इससे बात करने के लिए तरसते हैं, अपनी कोई इज्जत को नहीं, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, हम पहले नहीं आ सकते क्या, तो ये मेरे पास आए। और जी ए आ ही दादा बन के घूम रहा है, नेता बन के घूम रहा है, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो हमारी इज्जत करवाओ। तो कहा कोई बात नहीं, कैसी इज्जत चाहिए, हमारे बाद भी कोई आए, हमारे बाद भी। ई ने भी कहा, ऊ ने भी कहा, री ने कहा, जैसे ए आ के बाद हम लगे थे, फिर ए आई लगी थी, हमारे बाद भी कोई लगना चाहिए। तो यहां पर मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई, तुम ई और ई हो ना, तुम अपने साथ अपने साथ किसी को लगाना चाहते हो। तो उनका हाँ जी, तो मगर लगा लो भाई किसी को भी। इन्होंने कहा जी हम अपने जैसों को ही लगा लें, यहां पे आगे ई को लगा लें। मगर बड़े आदमी यहां की काम करके आया भाई, तो अपने साथ अपने को लगा के आ चुका है पहले दीर्घ में, अपनी नहीं दिखती कमी किसी को, दूसरे ही कमी दिखाई देती है। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर आप ई के बाद दोबारा से ई कर दोगे तो दीर्घ संधि वाली बात आ जाएगी। बट अगर ई के बाद इनको छोड़कर इनसे अलग कोई स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, है ना, ये अगर सेम आ जाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाएगी। परंतु अगर ई के बाद इनके अलावा कोई स्वर आता है, ऊ या ऊ के बाद इनके अलावा कोई स्वर आता है, या री के बाद री से अलग कोई स्वर आता है, री से अलग कोई स्वर आता है, तो सीधे ही आपको याद रखना है यहां पर ई जो है वो आपकी य में, यहां पर जो ये ई है आपकी, ये आपकी य में बदल जाएगी। यहां पर जो ऊ है आपका, ऊ से दोनों से अर्थ लगाना है आपको, ठीक है, ये ऊ जो है ये आपका व में बदल जाएगा, और जो आपका री है ये आपका र में बदल जाएगा। यानी कि अब प्रधान बन गए हैं ई ऊ री। इनके बाद अगर कोई स्वर आएगा तो ई कोई सी भी हो, छोटी ही हो बड़ी ही हो, ये य में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, य में बदलेंगे। ऊ हमारा व में बदल जाएगा और री हमारा र में बदल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर कहीं पर देखने को मिले कि ई य में बदले, ऊ व में बदले और री र में बदले, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपको समझना है कि ये यण संधि है। कौन सी है बाबूजी, बाबू मोशा, ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। तो इतना जैसे ही हुआ, अब तो ए आई ओ औ उबल पड़े, मैं जीने नहीं दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, अगले जन्म में भी नहीं जीने दूंगा,
उसमें भी फूंक दूंगा। भाई क्या हो गया, मेरे पास आए थे क्योंकि पहले तो ए आ के साथ निपटा लिया था, ई से पहले बात कर रहा था। हाजी यही सरपंच हो गए क्या सारे के सारे, ए आ ई ऊ री। हम सरपंच नहीं बन सकते, हम आगे नहीं आ सकते, है ना, हम आगे नहीं आ सकते क्या? इसने कहा नहीं भाई आ सकते हो। तो ए के बाद अगर भिन्न स्वर आ जाए, अब ए को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, ए के सामने ए से अलावा कोई स्वर आ जाए, आई के बाद आई के अलावा कोई स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर आ जाए, ओ के बाद, है ना, ओ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, मतलब कि ये ना हो इसके अलावा कोई स्वर हो, और औ के बाद, किसके बाद, औ के बाद औ के अलावा कोई स्वर होवे, तो सीधे याद रखना है यहां पर जो ए है ये अय में बदलेगा। किस में बदलेगा? अय में। अय में बदला, आई जो होगा ये आय में बदलेगा, ये आय में बदलेगा। ओ जो होगा ये आपका अव में बदलेगा, और जो औ होगा आपका ये आव में बदलेगा। किसमें बदलेगा? आव में बदलेगा। यानी कि यहां पर कंडीशन अलग हुई कि ए के बाद इसके अलावा कोई स्वर आए तो अय हो जाएगा, आई के बाद भिन्न स्वर आने से आय हो जाता है, ओ के बाद भिन्न स्वर आने से अव हो जाता है, और औ के बाद भिन्न स्वर आने से आव हो जाता है। अब नोट करो हमारे पास क्या चीज आई। आज आपको यह भी पता लग जाएगा कि इस संधि का नाम अयादि संधि है। और क्यों है? जब हम ब्याह शादी में कहीं जाते हैं और खूब दबा करके माल खाते हैं, घर में आके पूछते हैं, जब एक आदमी का बुलावा या न्योता या निमंत्रण रहता है तो पूछा जाता है हाँ भाई क्या खा के आया? उसने कहा पहले टिक्की खाई, फिर रसगुल्ले खाए, फिर चाट खाई, फिर डोसा खाया, फिर चाउमीन खाई। ऐसे बताता बताता वो जब थक जाए तो कहेगा आदि, यानी कि और भी बहुत सारी चीजें थी। तो इस संधि का नाम अय, आय, अव और आव संधि नहीं हो सकता, इसलिए शुरू में इसको बोल दिया अय और यहां पर इनको बोल दिया आदि। तो अय और आदि, अय और आदि जब साथ में मिल गए तो इस संधि का नाम क्या हो गया? इस संधि का नाम हो गया अयादि संधि। कौन सी संधि हो गई बच्चे? इस संधि का नाम हो गया अयादि संधि। तो ये 5 संधि के भेद हो गए स्वर के आगे पीछे आने के अनुसार। कैसे? कि किस किस तरह से स्वर, क्योंकि स्वर संधि में स्वर के बाद स्वर आता है, तो इतनी कंडीशन से स्वर आपस में आ सकते हैं, और इनकी लड़ाई अब यहां पर शांत हो चुकी है। ठीक है, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमारे पास 5 नाम आए संधि के। सबसे पहले कौन सी संधि आई? सबसे पहले हमारे पास आई दीर्घ संधि, जहां पर अपने ही आप आपस में मिलकर के बात हो रही थी। दूसरी आई हमारी गुण संधि, तीसरे नंबर पर हमारी आई वृद्धि संधि, चौथे नंबर पर हमारी आई यण संधि, यण संधि आई, और 5वें नंबर पर बाबूजी हमारी अय, आय, अव, आव संधि यानी कि अयादि संधि आ गई। इतना आपको अगर पता है तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? हां, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ए के बाद उस ए आई के बाद ए आई आ जाए, ऐसा कोई हिंदी में नियम नहीं है। ठीक है, बताओ बात समझ में आ गई? संधि के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई, विशेषकर स्वर संधि के बारे में। बताओ कैसा लगा, कैसी लगी आपको स्वरों की लड़ाई? कितना आसान है ना बच्चों, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है। देखो हर चीज को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बताओ कैसा लगा, अपना दिल खोल करके बताना कि कैसा लगा कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल देंगे, अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो ये फाउंडेशन बनाई है मैंने। ठीक है, अभी मैंने फाउंडेशन बनाई है, अभी तो शुरू नहीं किया। अब देखो कैसे होगा, अब देखो कैसे होगा। दीर्घ संधि को उठाएंगे, ये पहला नियम होगा, और इस पहले नियम में ही 4 कंडीशन बनेंगी, जिसमें मैं 4-4, 5-5 एग्जाम्पल करवाऊंगा। ठीक है, 4-5, 5-5 इसमें, ऐसे ही इसमें 4 कंडीशन, ऐसे ही इसमें 4 कंडीशन, 4-4, यहां पर 2 बनेंगी, यहां पर 4, यहां पर 4, यहां पर बहुत सारी बनेंगी, यहां पर कुछ बनेंगी, यहां पर कुछ रहेंगी, ऐसे ही सारी ये बनेंगी, और एक एक चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। आइए अब एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं कहां पर? सबसे पहली संधि पर, जिसका नाम है दीर्घ संधि। और आनंद लीजिए, ये नोट करा था आपने सब? अगर ये नोट नहीं कर रहा है तो फाइल जब पहुंच जाएगी तब इससे आप नोट कर लेना, सब चीज आपको समझ में आएगी। चलो अब मैं आपको यात्रा पर लेकर चलता हूं संधि की, और संधि में हम यहां पर एक औपचारिक रूप से लिख देते हैं स्वर संधि।
औपचारिक रूप से स्वर संधि की परिभाषा थोड़ा सा लिख दें, जिससे अजीब ना लगे, ऐसा ना लगे कि भाई नोट्स कंप्लीट से नहीं है। तो स्वर संधि में क्या है, जहां स्वर के बाद स्वर, जहां स्वर के बाद स्वर आने से, जहां स्वर के बाद स्वर आने से विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, वहां स्वर संधि होती है। क्योंकि स्वर संधि का मतलब ही क्या है, स्वर के बाद स्वर आए, वहां स्वर संधि होती है, वहां स्वर संधि होती है, वहां स्वर संधि होती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, यह बात आपको समझ लेनी है। आप नियमों से जब जब याद करोगे, भाई साहब कभी याद नहीं हो सकता, ठीक है। आप किताबों को खोलो, रटो संधि के नियम, कभी याद नहीं होगा। बट इन तरीकों से जब आप चलोगे तो आप जानोगे कि आपको संधि में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे यहां पर अब हम सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं दीर्घ संधि। सबसे पहले क्या लिख देते हैं, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का सबसे पहले तो आप सूत्र लिख लो, सूत्र ही परिभाषा है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी में आया है। वहां पर क्या लिखा है, अकह सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है प्यारे, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। क्या है इसका मतलब, सवर्ण स्वर, सवर्ण स्वर मतलब एक जाति बिरादरी वाले स्वर। कौन कौन से, तो सवर्ण स्वर कौन कौन से हैं। अब सवर्ण स्वरों का जोड़ा क्या है, ए और आ सवर्ण है, ई और ई सवर्ण स्वर हैं, और आपका ऊ और ऊ सवर्ण स्वर हैं। तो ये किसी भी तरह से आपस में साथ आएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये दीर्घ हो जाएंगे। सवर्ण स्वर आपस में मिलकर, सवर्ण स्वर आपस में मिलकर, अभी जब मैं पहला एग्जांपल आपको करवाऊंगा ना, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी। सवर्ण स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ मतलब बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। और इनके नियम क्या कहते हैं, नियम कैसे कैसे हैं, अभी हम जान के आए थे कि भाई ए या आ किसी भी तरह से ए या आ के साथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा, कितनी भी कंडीशन हो, रिजल्ट हमको आ ही मिलेगा। दीर्घ स्वर है आ। अगर ई या ई आपका किसी भी तरह से ई या ई के साथ आ जाए तो रिजल्ट हमको ये बड़ी ई ही मिलेगी। और बाबूजी अगर ऊ या ऊ किसी भी तरह से छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ में आ जाए तो रिजल्ट के रूप में हमको बड़ा ऊ ही मिलेगा। आइए अब ये तीन नियम हमारे यहां पर लिख दिए गए हैं, है ना। हाँ हाँ, खूब आनंद से पढ़िए, आपका खूब कल्याण होगा, इस बात का आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। मेहनत लगा करके, जान झोंक करके पढ़िए, ऐसे पढ़िए जैसे दोबारा पढ़ने का अवसर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसका नंबर नहीं आता, ठीक है, जिसका नंबर नहीं आता, किनका नंबर नहीं आता, 1-2-4% की बात मैं बता दूं कि भाई समय ने साथ नहीं दिया, परंतु नंबर उनका नहीं आता जिनको दूसरा अवसर दिखाई देता है कि इसमें नहीं आया तो उसमें आ जाएगा, उसमें नहीं आया तो उसमें आ जाएगा। परंतु जो इस निश्चय और इस ध्येय के साथ परीक्षा में बैठता है कि ये मेरा अंतिम अवसर है ना, बहुरी करेगा, कब बाद में बहुरी होगी कि नहीं, दोबारा अवसर मिलेगा नहीं मिलेगा, कि न जाने क्या घट जाएगा, न जाने क्या दुर्घटना हो जाएगी, क्या पता मुझे दोबारा अवसर ही ना मिले। तो ऐसे लक्ष्य के साथ कि ये मेरी अंतिम परीक्षा है और मैं 100% डाल दूंगा, आज मैं लिख कर देता हूं, उसका सिलेक्शन होगा होगा होगा। और उसी इंटेंशन के साथ जब आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी बहुत ज्यादा आएगा। जब आप मन में चिंता को लेकर के आप रखते हैं तब। अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब ये पहली कंडीशन में यहां पर लिख रहा हूं दीर्घ संधि की, कि ए या आ जो आएंगे, ए या आ जो आएंगे वो किसी भी तरह से साथ में आ जाएं तो वो आ बन जाएंगे। तो यहां पर किस तरह से कंडीशन बन सकती है, पहली देखो। हो सकता है कि ए के साथ में आ जाए, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ए के साथ में आ जाए, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है ए के साथ, माफी चाहता हूं, ए के साथ में ए आ जाए, ए के साथ में ए आ जाए, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है कि ए के साथ में आ जाए। तीसरी कंडीशन है आ के साथ में आ जाए, यानी कि पहले आ हो
और फिर आपका अ हो, और चौथी कंडीशन है कि आ के साथ में आपका आ जाए। तो ये देखो समान जाति बिरादरी वाले स्वर हैं, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन चार कंडीशन में ए आ, इन चार कंडीशन में एक साथ आ सकते हैं। यानी ए और ए साथ में आ सकता है, ए के साथ में आ सकता है, आ के साथ में आ सकता है, और आ के साथ में आ सकता है। तो रिजल्ट एक ही मिलना है, वो है आ। यानी कि अकह सवर्णे दीर्घ ये आ ही हो जाएंगे। आप कहोगे सर मैं नहीं मानता, मुझे तो कुछ उदाहरण इसमें देखने हैं, उदाहरण से मुझे चीजें पता लगेंगी। ठीक है, उदाहरण से मुझे चीजें पता लगेंगी। तो एक काम करते हैं लाडले प्यारे, इस पहले वाली कंडीशन को पकड़ करके उदाहरण देखते हैं कि ऐसे वो कौन से शब्द हैं जिनमें निकट जिनमें निकटवर्ती वर्णों के रूप में ए और ए ही आपका दिखाई दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल मैं पहले बताऊंगा, फिर आपसे मैं बनवाऊंगा। गंभीरता से देखें और गंभीरता समझें। उदाहरण, इस वाली के उदाहरण ध्यान से देखना, इस वाली के उदाहरण जैसे मैं स्पष्ट रूप से लिखूं परम धन अर्थ, क्या लिखूं? परम धन अर्थ मैंने लिखा, ध्यान से देखना मुझे, मैं हिंदी का गणित सिखाने आपको चल रहा हूं। परम धन अर्थ, तो परम में देखो यहां पर अंत में क्या है? म है। अब म में भी आपको लगेगा कि सबसे आखिरी वर्ण यही है, नहीं, म के साथ में अ छुपा हुआ है। कोई भी व्यंजन बिना स्वर के बोला ही नहीं जा सकता। और सामने देखो क्या है? सामने देखो बाबूजी, आपका अ दिखाई दे रहा है, वो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है। अब यहां से देख लो, परम में सबसे आखिरी वर्ण है अ और अर्थ में सबसे पहला वर्ण है अ। अगर इन दोनों को आपस में मैं इस तरह से दिखाऊं तो बाबूजी यही कंडीशन नहीं बन गई क्या? देखना, अ के साथ में अ आ गया कि नहीं आ गया? आप कहोगे हां जी बिल्कुल आ गया। अगर ये ऐसा हो जाएगा, अ के साथ में अ आ जाएगा, तो बाबूजी इन दोनों का योग क्या होगा? अकह सवर्णे दीर्घ, ये मिलकर के दीर्घ हो जाएंगे, आ हो जाएगा। और जब म में से जब अ निकला, सामने वाले अ के साथ मिला, आ बन गया, तो ये म आपका अब अधूरा रह गया, क्योंकि इसका अ तो छिन गया इससे, सामने वाले अ के साथ मिलकर आ बना दिया। परंतु जब कहीं पर कोई व्यंजन हो और उसको वहां पर कोई स्वर भी दिखाई देता हो, तो वो तुरंत उससे दोस्ती कर लेता है, कहता है कि मुझे तुम पूरा करो। स्वर व्यंजनों को पूरा करते हैं। ये म इस आ के साथ में मिलकर क्या बन जाएगा? मां बन जाएगा। तो अब देखो इस पूरे शब्द में क्या बचा? यहां पर प बचा, यहां पर र बचा, म में से अ निकला, सामने वाले अ के साथ मिला, आ बन गया। तो यहां पर जो म अकेला रह गया था अ के बिना, उसने आ के साथ मिलकर के मां बना दिया। और यहां पर बचा अर्थ। तो अब अगर मैं शब्द बनाऊं पूरा, तो प र मां और ऊपर क्या आ जाएगा? अर्थ। तो परमार्थ शब्द बन करके तैयार हो गया। इतना आसान है चीजों को करना, इतना आसान है चीजों को समझना। परमार्थ शब्द बन गया। अब ध्यान से देखो, मैं एक शब्द और बताता हूं, फिर आपसे मैं क्वेरी लूंगा। जैसे मैं यहां पर लिखूं चरण, और जैसे मैंने साथ में दूसरा शब्द लिखा अमृत। चरण धन अमृत, धन का मतलब प्लस है, चरण प्लस अमृत भी बोल सकते हो आप, चरण धन अमृत भी आपके द्वारा बोला जा सकता है। जब आप यहां पर देखोगे, इस अण में क्या है? इस अण में, ये अण का शुद्ध रूप है, इसके साथ में अ छुपा हुआ है, साथ में ऊपर देखो आपका क्या है? ये आपका अ है। तो अब इन दोनों शब्दों के निकटवर्ती वर्ण क्या हुए? आपके अ और अ हुए। तो आप देखना बाबूजी, यही कंडीशन नहीं है क्या? हां जी, अ के साथ में अ आया तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ये अण कहेगा भैया मुझे भी साथ ले लो, ये कहेगा ठीक है भाई। तो ये अण इसके साथ में मिलकर के अणा बन जाएगा, अणा। तो वहां पर क्या बचा? यहां पर बचा च, यहां पर बचा र, अण ने और आ ने मिलकर क्या किया आपने देख लिया, ये अब निर्मित हुआ। यहां पर मृ और त, तो शब्द क्या हुआ? च र ना मृत, चरणामृत शब्द बनकर के तैयार हो गया है। इस तरह से संधि कार्य करती है, इस तरह से संधि अपना दमखम दिखाने का प्रयास करती है।
ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, ये तो मैंने दो शब्द आपको करके बताए, अब मैं इसी तरह के और शब्द आपको बताता हूं। हम इतना खोल करके उनको नहीं लिखेंगे, बट आपको बताना होगा कि किस तरह से चीजें हो जाएंगी, किस तरह से चीजें चलेंगी। ये पहले नियम की पहली कंडीशन के आपके उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। हाँ, आज मजा आ गया पढ़ने में, ऐसे ही मजा आता है पढ़ने में। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो। जैसे मैं यहां पर लिख दूं एक शब्द अंत्य धन अक्षरी, जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया अंत्य धन अक्षरी, जैसे मैं यहां पर एक शब्द लिख दूं आनंद धन अतिरेक, आनंद धन, धन का मतलब प्लस से है, इसको अजीब मत समझना, आनंद धन अतिरेक। जैसे मैं यहां पर लिख दूं दिवस धन अंत, दिवस धन अंत मैं यहां पर लिख दूं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपका काम धन अयनी, काम धन अयनी, काम धन अयनी। जैसे मैं यहां पर लिख दूं कोण धन अर्क, कोण धन अर्क। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपका कंटक धन अकीर्ण, कंटक धन अकीर्ण। ये कुछ उदाहरण मैंने आपको एक्स्ट्रा दिए। तो अब आप यहां पर खुद आइडेंटिफाई करो, खुद देखने का प्रयास करो कि क्या हो रहा है। आप यहां पर देखो अंत्य में य में, अंत्य के य में आपको दिख रहा है अ है, हां जी है, सामने क्या है अ है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना देंगे आ बना देंगे। तो अब हमारे पास शब्द क्या बचा, हमारे पास अ बचा, हमारे पास न बचा, हमारे पास त बचा। इस य में से अ निकला, सामने वाले अ के साथ में मिला, अकह सवर्ण दीर्घ आ आया। तो अब खाली कौन खड़ा है, ये य खाली खड़ा है क्योंकि इसका अ निकल गया। तो ये आ इसके साथ में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा या, और यहां पर क्षरी। तो अंत्य धन अक्षरी, अंत्याक्षरी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे आनंद धन अतिरेक, तो आनंद में द में अ है, सामने आपका अ है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर कैसे लिखेंगे आनंद, ये द में से अ निकला और अ के साथ में मिलकर आ बन जाएगा, तो द के साथ में ही वो आ आएगा। आनंदा, सामने क्या बचा है तीरेक, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, शब्द बन जाएगा आनंदातिरेक, आनंदातिरेक, आनंदातिरेक बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दिवस धन अंत, तो दिवस में आपका स में अ है, ऊपर सामने अ, अंत में अ है, दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, दी है हमारे पास, व है हमारे पास, स में से अ गया, पूरा निर्माण हुआ आ का। तो अब जो आ है वो सा के साथ भी आ जाएगा, तो दिवसांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे, दिवसांत आपका हो जाएगा। इसी प्रकार काम धन आईनी में, तो काम है यहां पर, इसके साथ अ है, सामने आपका अ है, दोनों मिलेंगे तो आ हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, का म में से अ निकला, सामने वाले अ के साथ मिला आ बना, तो इसके साथ में कामा हो जाएगा, और यानी कामा यानी, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, उसका निर्माण ऐसे होता है, काम धन अयनी। ऐसे ही कोण धन अर्क, तो अण में अ है, सामने आपका अ है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। तो कोणार्क अण के साथ में आ जाएगा और कोणार्क, कोणार्क बन जाएगा। और इसी प्रकार कंटक, कंटक का में अ है, सामने भी आपका अ है, दोनों आपके मिल जाएंगे तो आ हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा, कंट तो हो जाएगा। अब क अकेला खड़ा है क्योंकि अ निकल गया, बना क्या है आ, तो यहां हो जाएगा कंटका, और सामने क्या बचा है कीर्ण, तो कंटका कीर्ण शब्द बन करके तैयार हो जाएगा। बस, हाँ, इतना आसान है चीजों को समझना। बहुत गजब समझ में आया, बहुत बढ़िया। किस किस को गजब समझ में आया ये बताओ। ऐसे देखो समय लगा करके, जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई, बच्चे कहते हैं कि भाई तुम 10 क्लास क्यों करवाते हो संधि की, इसलिए हो जाती है क्योंकि समझाने में समय लगता है। अब कोई मेरे पास टाइम मशीन तो है नहीं कि मैं 1 घंटे में पूरी संधि को इस तरह समझा दूं। एक एक बन रहा है, एक एक शब्द बनेगा, आप चिंता मत करना, सारे सही है। अब ये बात बताओ कि 5 क्लास में संधि खत्म करूं या 10 क्लास में खत्म करूं, ये बता दो मुझे बस। ऐसे ही पढ़ना है, या मैं इतने इतने एग्जाम्पल ना दे करके, और सुनो,
ये जितने भी एग्जाम्पल है ना सब पेपर में आए हुए हैं, आते हैं, ये डायरेक्ट मिलेंगे आपको पेपर में, डायरेक्ट मिलेंगे ये पेपर में। और खोल के देख लेना पीवाईक्यू किसी भी एग्जाम के लिए। हाँ, तो इनके सबके एक एक दो दो एग्जाम्पल मैं इकट्ठे दे सकता हूं, अलग लिख भी नहीं। तो ये जितनी देर में सारा हुआ है इतनी देर में बहुत सारा निपट जाता। बताओ कैसे पढ़ना है, 10 में पढ़ना है या 5 में पढ़ना है, जैसा कहोगे वैसा पढ़ा दूंगा। 2 क्लास 10 में ही पढ़ना है, 10 में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ऐसे नहीं, 15 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी। 15 में तो मैंने राजस्थान एसआई को पढ़ाया था, और एक एक क्वेश्चन डिट्टो छपा हुआ आया था वैसा पेपर में। आरपीएससी ने पेपर लिया था, जो यहां पर यूपी पीसीएस लेता है, वैसे राजस्थान पीसीएस जो संस्था लेती है उसने पेपर लिया था। आप सोच सकते हो कैसा पेपर होगा। और 80% क्वेश्चन डायरेक्ट थे जो मैंने 6 महीने में पढ़ाया था, और 20 क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट थे जिनको बच्चा सॉल्व कर सकता था। चलो दोस्तों, मौज आ गई क्या कहने। अब हम चलते हैं, और कल यहीं से, कल का मतलब अगली कक्षा में यहां से कंटिन्यू करेंगे, मुझे याद दिला देना, ठीक है। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली कक्षा में, बाय।